दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि लगातार लोकसभा चुनाव पर कई ऐसे मुद्दे को लेकर कई ऐसे पार्टी अपने मुद्दे को मुद्दा बना दिया है, लेकिन अभी वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है, खासकर मैं सीतामढ़ी लोकसभा की बात करूं तो अभी भी कई ऐसे वोटर हैं जो सस्पिशन में है कि ना जाने वो किसको अपना नेता मान रहे हैं। लेकिन बात हम करें तो कई ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कई ऐसे क्षेत्र में अपना अनुभव रखते हैं। इन्होंने जो भी सर्वे किया है, इस सर्वे के आधार पर आज एक निचोड़ आपको बताने जा रहा हूं, जिस निचोड़ से कई ऐसे लोग कई ऐसे बातें जरूर करेंगे, लेकिन यह तय हो जाएगा कि सीतामढ़ी लोकसभा में आखिर क्या होने जा रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ आगे न्यूज हमारे भाई हैं, हमारे राजनीति एक्सप्रेस से हमारे दिगंबर भाई हैं और मोना पटेल जी, जो आप कोई पहचान के मुहताज नहीं है, जो आप हर एक जगह आप देखते हैं, हर एक मुद्दे पर आप अपना आवाज उठाते हैं। तो आज जो आवाज उठाने आई है वो आवाज उठा रही है सीतामढ़ी की बात को लेकर। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर यहाँ कैंडिडेट तो शायद कई है, लेकिन यहाँ जो पक्ष विपक्ष की बात करे वो दो ही माना जाएगा, वो एनडीए और एक इंडिया। इस दोनों में आखिर कौन कैंडिडेट भारी है और किस पर भारी है। सबसे पहले भैया, जो आज हम देख रहे हैं इस सीतामढ़ी के हालात जो देख रहे हैं, तो सीतामढ़ी के हालात में जो आम जन लोग हैं उनको यह पता नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति। आप क्या देख रहे हो कि आप भी पूरे सीतामढ़ी में भ्रमण कर रहे हैं, पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? सीतामढ़ी की जनता अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि आखिर हमको वोट किसको करना है। जी, एक तरफ मोदी का जो कामकाज का जो तरीका है, मोदी जी जो काम किए हैं उसको लेकर जनता में एक मोदी जी के ऊपर भरोसा है, लेकिन कैंडिडेट को लेकर के कहीं ना कहीं वहां पर के स्थिति में आज भी जनता है कि क्या करें। देवेश चंद्र ठाकुर को वोट दें तो नीतीश कुमार जी आते हैं, और नीतीश कुमार जी का जो ढुलमुल रवैया है उससे कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास फैल रहा है कि अगर देवेश चंद्र ठाकुर जीत भी जाते हैं तो नीतीश जी का क्या पता कल तेजस्वी यादव से मिल जाए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी का एक उम्मीदवार है जो 5 वर्ष का कार्यकाल देख भी चुके हैं और 10 साल से 2 बार जो है एनडीए के उम्मीदवार से हार चुके हैं, तो यहाँ जो है अब जो है ये भी देखा जाता है कि फिर मोदी जी का क्या होगा। मोदी जी का जो कामकाज से लोग भरोसा कर रहे हैं कि मोदी जी को हम 400 पार, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी जी को चाह रहे हैं यहाँ की जनता, कहीं से शक संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ जो है सांसद के लिए उम्मीदवार अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं पार्टी की बात करें, पार्टी कार्यकर्ता की अगर बात किया जाए तो अभी भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुल करके जदयू उम्मीदवार के साथ आ नहीं रहे हैं। तो हम बात करें जो अभी कई ऐसे सोशल मीडिया पर न्यूज भी चल रहा है और जिन्होंने आज प्रमुखता से और पत्रकार ने आज क्षण की ये बात निकाल दी कि जो बीजेपी के जो लीडर है, जो कार्यकर्ता है, वो उनको ये उम्मीदवार हजम नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या बात है कि भैया नहीं हजम हो रहा है, क्योंकि बिहार के सभापति भी है और क्यों इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करें। मोना पटेल जी, आप तो लगातार महिलाओं का मुद्दा उठाया है, सीतामढ़ी का मुद्दा उठाया है और बिहार के तमाम ऐसे क्षेत्र में जाकर अपने मुद्दा उठाया है। सीतामढ़ी का क्या अभी लग रहा है रुख किसके तरफ है? देखिए, जैसे भाई साहब ने कहा कि बीजेपी के जो भी लोग हैं खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे देवेश चंद्र ठाकुर का, तो सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, जदयू के बहुत ऐसे वरिष्ठ नेता है जो भी अभी भी देवेश चंद्र ठाकुर के सपोर्ट में नहीं है। वो लोग काफी नाराज है और नीतीश कुमार के जो फैसला था देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट देना, इससे जनता भी तो नाराज है ही है। लेकिन जितना बीजेपी के लोग नाराज है उतने जदयू के लोग भी नाराज है, बिल्कुल। और जदयू के लगभग जो जितने भी अच्छे नेता है वो लोग की नाराजगी चल रही है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में वो लोग क्लियर कर रहे हैं कि वो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं, किसी से कोई बात विचार नहीं है, एकदम उनके अंदर रूठा व्यवहार है, अलग रवैया है, तो वो लोग सपोर्ट में आ नहीं रहे हैं। बहुत आप जदयू के बहुत सारे नेता को देखेंगे कि आपको देवेश चंद्र ठाकुर के सपोर्ट में दिखाई नहीं देते हैं। मतलब साफ तौर पर निकल गया है कि अर्जुन राय यहाँ जो इंडिया के उम्मीदवार है वो जीत रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह सकते हैं कि अर्जुन राय जीत रहे हैं या देवेश चंद्र ठाकुर जीत रहे हैं। हम लोगों के लिए तो जैसा वो है वैसे वो है, हम लोग के लिए तो कोई भी सभी बराबर है। तो जदयू के और बीजेपी के नेता फिर क्या करेंगे? जो कार्यकर्ता है वो क्या करेंगे? किसी न किसी को अपना नेता तो मानेंगे ना।
देखिए सीतामढ़ी का जो स्थिति हो गया है कि आगे कुआं पीछे खाई वाला कहानी हो गया है कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। एक तरफ ना लोग अर्जुन राय को भी पसंद नहीं कर रहा है क्योंकि वो इससे पहले भी रह चुके हैं सांसद, और वो किए क्या है सीतामढ़ी के लिए लोगों का साफ कहना है। तो दूसरी तरफ लोग सो कह रहे हैं कि ये देवेश चंद्र ठाकुर है, सभापति भी रह चुके हैं, लेकिन उनका गाँव का भी स्थिति देखिएगा तो बस से बदतर हालत है। सीतामढ़ी के लिए वो क्या किए हैं? कई बार एमएलसी भी रह चुके हैं देवेश चंद्र ठाकुर, लेकिन सीतामढ़ी के लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। आपने अर्जुन राय जी के बारे में कहा उन्होंने क्या किया, जब आप उनका इतिहास उठाएंगे तो संसद खासकर नहीं जो लोग की बात है, तो जो आपकी बात नहीं आया तो लोगों की बात हुई जो छन के आ रही है। तो जब वो लोकसभा में थे तो वो सीतामढ़ी की आवाज जो है बुलंद करते थे, जब थे वो तो यहाँ पर आवाज रखते थे। अब सुदूर एरिया में अगर चले जाए तो आपको यहाँ लगेगा कि कोई व्यक्ति थे जिन्होंने विकास की धारा बहाई है और वो गांव गांव में लग रहा है। तो आप पता नहीं आपने कहाँ से देखा है, लेकिन क्या लग रहा है कि खासकर जो महिला है, महिला किनको पसंद कर रही है? महिला तो अभी फिलहाल किसी को समझ में नहीं आ रहा है, महिला हो या पुरुष, किसको वोट दे। इस चुनाव में लोग पहले तो था कि हाँ लोग नीतीश जी को काफी पसंद करते थे, नीतीश जी का विकास पुरुष नाम भी पड़ा था बिहार के लिए। नीतीश जी जो कि आज हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में है या रातों को घूमते हैं, ये देन तो नीतीश जी का ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज स्कूल भी बना है, सड़क बनी है, ये सब नीतीश जी का देन है। तो लेकिन नीतीश जी के जो कुछ सालों में फैसले बदले हैं, उनका वार्तालाप बदला है, इससे लोगों में काफी नाराजगी है। रही इलेक्शन की बात, चुनाव की बात, तो फिलहाल जनता तो तय ही नहीं कर पाई रही है कि हम किसको दे। इधर कोई लालू यादव के जो बैकग्राउंड को लेकर भी, लालू यादव को भी बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, बहुत लोग मोदी जी को नहीं पसंद कर रहे हैं, बहुत लोग नीतीश जी को जो पलटवार करने की वजह से भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे पहले नीतीश जी को लेकर 3 साल पूर्व देखिए कि लोग काफी खुश थे नीतीश जी से, लेकिन इधर 2-3 सालों में जो उनका बाकी चीज बदला है, उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा है किसको कौन आएंगे। जी, अगर वर्तमान स्थिति में अगर दिखाया जाए कैंडिडेट को लेकर कि कौन कैंडिडेट किस पे भारी है, तो आप किनको मान रहे हैं? तो फिलहाल तो अभी अर्जुन राय भारी है देवेश चंद्र ठाकुर पर। ये आ गई छन के कि अभी अगर करंट में अगर चुनाव करवाया जाए तो अर्जुन राय यहाँ से जीत रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिगंबर जी हैं, जिन्होंने कई ऐसे पार्टियों को पीआर किए हैं, कई ऐसे नेताओं का जो है पीए का भी काम उन्होंने किया है। मैं बात अगर करूं तो आपने दिल्ली में रहकर भी कई ऐसे नेताओं को बड़े नीचे से ऊपर तक देखा है। सीतामढ़ी को आज हमको लग रहा है कि पहला लोकसभा है जहां पर आप कैंपेन कर रहे हैं और लोगों तक जा रहे हैं, क्या लग रहा है यहाँ का? देखिए, जो 2 पत्रकारों ने बात कही है ना कि देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर नाराजगी है, उसमें एक बात मैं कह रहा हूँ कि पति का पत्नी से नाराजगी ना वो दिखावे की होती है। तो भाजपा का जो नाराजगी है ना, वो कितना भी नाराज रहे वोट वही देगा। तो ये जो नाराजगी वाली देवेश चंद्र ठाकुर कंफर्म है कि बीजेपी वाले कितने भी नाराज हो जाए, लालटेन पर बटन नहीं दबाने वाले, तो इसलिए उनको नाराजगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो पति पत्नी वाला रिश्ता है, उनको पता है कि अगर पत्नी नाराज है, थप्पड़ कोई पति को मारेगा तो 100 गाली देने वाली पत्नी ही होगी। तो ये रिश्ता है, इसलिए देवेश चंद्र ठाकुर को इस चीज की चिंता नहीं है। जो 2 आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि गठबंधन में बहुत उस तरह का भावना है, उस बात की चिंता देवेश चंद्र ठाकुर को नहीं है। बात रही अर्जुन राय की, देखिए अर्जुन राय अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस 4 बार से, जब अर्जुन राय भी जीते थे तो एनडीए गठबंधन से ही जीते थे, वो जेडीयू के प्रत्याशी थे, एनडीए गठबंधन से जीते थे। उसके बाद राम कुमार शर्मा जीते थे तो भी एनडीए गठबंधन से, सुनील कुमार पिंटू जीते थे एनडीए गठबंधन से। ये कोई चमत्कार होगा कि इस बार आरजेडी जीत जाएगा, नहीं तो ये जो गढ़ रहा है वो जेडीयू का रहा है, तो चांस ज्यादा बनता है कि देवेश चंद्र ठाकुर ही जीत कर आएंगे। क्योंकि देखिए, शुरू में विवाद बहुत सारा होता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते सारा जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम और बाकी चीजों में चीजें पलट जाती है, और बीजेपी और आरजेडी इस तरह की चीजों में पलट जाती है। तो कैडर वोट जो है वो जहां का है वहीं का रहेगा। जो बीजेपी का वोट है वो तस से मस इधर से उधर नहीं, और कितना भी विवाद हो जाए। तो कुल मिलाकर ये लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि देवेश चंद्र ठाकुर का अभी भी जो अप्रत्यक्ष वोट है, जो नहीं बोल रहा है, नाराजगी व्यक्त कर रहा है, वो भी वहीं रहेगा। तो इस सबको देखते हुए देवेश चंद्र ठाकुर अभी भारी दिख रहे हैं। एक बात और,
तो एक तरफ तो देवेश चंद्र ठाकुर ठीक है एनडीए जीती है, फिर श्याम नंदन कहाँ से आ गए? श्याम नंदन जी आखिर उसी बीजेपी के अंग से निकले हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वाला तो उनको चाहे है तभी वो आए है ना। ये साफ देखिए, यहाँ छन छन के कई ऐसे बात आ रहा है और उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के नेता आज बागी नेता बन गए हैं। बिल्कुल। क्या क्या लग रहा है आपको? यहाँ श्याम नंदन जी बीजेपी से जुड़े हुए थे और उन्होंने नॉमिनेशन किया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि परिवार से जब कोई निकल जाता है, जैसे हुआ क्या कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी साथ में थे और वहां से निकल गए तो ये अलग हो गए, वैसे ही श्याम नंदन जी बीजेपी की ओर से नहीं उन्होंने नॉमिनेशन किया है, उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन किया है। तो बीजेपी का लोग श्याम नंदन जी को वोट करेंगे ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये निर्दलीय प्रत्याशी है। बीजेपी के प्रत्याशी होते तो हो सकता था कि पूरा बीजेपी इनकी तरफ पलट जाती। अंततोगत्वा कमल का फूल का बटन वहां पर नहीं है। श्याम नंदन जी के अगर चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता तो ये तय था कि पूरा बीजेपी का वोटर जो है, जो या कह लीजिए कि जय श्री राम कहने वाले लोग हैं, या हिंदू का नारा लगाने वाले लोग हैं, या भाजपा भाजपा कहने वाले लोग हैं, पूरा श्याम नंदन जी के साथ होते। लेकिन अभी ऐसा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। मूवमेंट बदल भी तो सकता है जी, बिना सह से तो श्याम नंदन जी नहीं नॉमिनेशन किए हैं, मूवमेंट बदल भी तो सकता है। अगर किसी को हम सहयोग नहीं करेंगे तो क्या वो घर से निकल करके अकेले खड़ा होगा? कोई किसी ना किसी का सहयोग जरूर है। इसमें जो है सर कह रहे थे कि वो बागी हो गए, परिवार से निकल गए। परिवार से निकले कहा है? श्याम नंदन जी के सभा में जाइए, श्याम नंदन जी का साफ कहना है कि यदि आप तीर छाप को वोट करते हैं, कल की क्या गारंटी है कि मोदी जी के साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन ये बात श्याम नंदन जी खुले मन से कहते हैं कि अगर श्याम नंदन गुप्ता अगर जीत जाता है तो 110% गारंटी है कि ये जीत जो है बीजेपी के लिए, और हम हमेशा जो है मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। और कल अगर तीर छाप अगर जीतता है तो कल की क्या गारंटी है कि कल ही रहे नहीं रहे बीजेपी के साथ में? ये बात सत्य है कि अंदर आत्मा से बीजेपी श्याम नंदन जी का सपोर्ट कर रही है। जितना बीजेपी है उसमें से कुछ ही % है जो देवेश चंद्र ठाकुर के सपोर्ट में है, नहीं तो नीतीश जी को जीतते हुए कोई भी बीजेपी देखना नहीं चाहती है। ये देखिए, ये अभी तक का इनका आंकड़ा ठीक है। अभी कई बार क्या होता है, दिखावे की चीज कुछ और होती है और अंदर से कुछ और, जब लास्ट में जाता है ना चुनाव तो उस समय कुछ और हो जाती है। तो अभी के आंकड़े के हिसाब से ये दोनों लोग, जो दोनों पत्रकार भाई जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी मामला कुछ ऐसा ही है। लेकिन लोग भी हैं कुछ जो हमें पता चला है कि बीजेपी का जो जिला अध्यक्ष है वो पूरी अपनी ताकत लगा दिया है कि श्याम नंदन प्रसाद को बैक कर लिया जाए, नामांकन वापस कर लिया जाए और देवेश चंद्र ठाकुर के लिए लगा लिया है। इस तरह की कोशिशें लगातार जारी रहेगी। और देखिए, जहां तक बात इन्होंने कहा ना कि वो बीजेपी का सेकंड कैंडिडेट है, देखिए बीजेपी कभी भी आप यहाँ सुनील कुमार पिंटू किसका कैंडिडेट था और किसका कार्यकर्ता है? वो सॉलिड बीजेपी वर्कर है। तो अगर ऐसा होता तो सुनील कुमार पिंटू को खड़ा करवाया जाता, जबरदस्त उनका वोट आता, इनसे तो ज्यादा आता। लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी, अगर बीजेपी का कैंडिडेट तो कभी नहीं हो सकते हैं। अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता तो ये गठबंधन ही टूट जाता, इंडिया गठबंधन क्यों रहेगा? फिर समस्या है ना सर कि ये भी तो है कि अभी तक कोई बड़ा नेता बीजेपी का श्याम नंदन प्रसाद का विरोध भी तो नहीं किया ना सामने से आकर के। मोदी जी दिल्ली सीतामढ़ी में आ रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि श्याम नंदन प्रसाद जी के समर्थन में बोल रहे हैं या देवेश चंद्र ठाकुर जी के समर्थन में बोल रहे हैं। मजबूरी है, वो तो उनकी मजबूरी है। अगर वो नीतीश जी के सपोर्ट में नहीं बोलेंगे तो गठबंधन टूट जाएगा। चलिए, आप भी जानते हैं कि जब अब साफ हो गया कि मोदी जी भी मजबूरी में प्रधानमंत्री बन रहा है। मोदी जी मजबूर नहीं, मजबूत प्रधानमंत्री है, तो मजबूर नहीं कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात में एक और बात बता दें कि जब एक माने चलो सभाएं लग रही थी देवेश चंद्र ठाकुर का, तो एक पत्रकारों ने कहा कि आप इतने सालों तक एमएलसी रहे, आपने क्या किया? तो वो वहां से दिखाइए। एक पत्रकार ने किया कि देवेश चंद्र ठाकुर से कि आप इतने साल एमएलसी रहे, आपने जनता के लिए क्या किया है? सिर्फ 5 वो काम गिना दीजिए। तो देवेश चंद्र ठाकुर नहीं गिना पाए। ठीक है, तो क्या किए हैं आप? 40-50 साल से या उससे अधिक से आप राजनीति में है। जब आप इतना नहीं जनता के लिए कर पाए तो आखिर आप क्यों? क्या कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, तब कि आपके मरने के बाद भी लोग आपका एहसान न भूले। आप अगर जाएंगे, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ, अगर आप चले जाएंगे देवेश चंद्र ठाकुर के गांव में तो उनके ग्रामीण है 99% लोग उनसे काफी नाराज है। वाह,
अब ऐसे देखिए कि क्या ये बातें आई है मजबूरी में कि आप लोग, उनके गांव वाले भी कह रहे हैं कि भैया हमको अब देवेश चंद्र ठाकुर नहीं चाहिए। लेकिन तमाम ऐसे बातों से यही निकल में आ रहा है कि मोना जी ने साफ क्लियर अभी बताया है कि लोगों में अभी जो चहल और पहल दिख रही है उसमें मजबूत तौर से अर्जुन राय भी दिख रहे हैं। हमारे साथ जो बड़े भाई हैं इनसे बताते हैं, अभी आपको क्या लग रहा है जो छन के आ रहा है उसमें मजबूत कौन लग रहा है? अभी के स्थिति में अगर देखा जाए तो अर्जुन राय मजबूत है। आगे चल कल क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक की स्थिति में अर्जुन राय मजबूत है। दिगंबर जी आप क्या कहना चाहेंगे, कौन अभी आपको मजबूत लग रहा है? देखिए, अभी मजबूती का कुछ हम इसलिए नहीं कहेंगे कि अभी जो भी बातें छन के आ रही है, निकल के आ रही है, वो कार्यकर्ता की है। तो मान लीजिए कि 10% इनके आरजेडी के कार्यकर्ता है वो अर्जुन राय जिंदाबाद कर रहे हैं। जो एनडीए के कार्यकर्ता है वो देवेश चंद्र ठाकुर जिंदाबाद कर रहे हैं। जनता है वो स्तब्ध है, चुप है, निहार रही है, रास्ता देख रही है कि आंधी किस तरफ बहेगी, लहर किस तरफ जाएगी। वो लहर का इंतजार कर रही है। लहर जिस तरफ बहेगी जनता उसी तरफ घूम जाएगी। बड़े सवालों के साथ कई ऐसे सवाल निकल गए और कई ऐसे जवाब मिले, लेकिन जाते जाते कई ऐसे सवाल उम्मीदवारों के लिए छोड़ दिए कि अब आपका क्या होगा साहब, क्योंकि अगर आप भी अभी सतर्क नहीं होते हैं तो शायद ये सीट आपके हाथों से चलती हुई नजर आएगी। ये दोनों उम्मीदवारों के लिए मैं साफ तौर पे कहूं कि अभी भी आपका वक्त है कि आप अभी जनता के बीच में जाए और अपने कामों को गिनवाए, अपने कामों को दिखवाए और आके वोट ले और इस जो सीतामढ़ी लोकसभा है उसके जीते हुए प्रत्याशी साबित हो। बने रहे इस चैनल में और आप देखते रहे इस खबर को। लेकिन मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर इस सीतामढ़ी को चाहते हैं कि सशक्त बने तो सशक्त आदमी को चुनिए और इस सीतामढ़ी को समृद्ध और शिक्षित बनाइए। बने हमें साथ, मैं संजय मान।